मोमिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। देश भर में आक्रोश है, देश भर में विद्रोह है और हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि तेरे कातिल अभी जिंदा है। और हर कोई ये गुहार लगा रहा है न्यायालय से या केंद्र सरकार से कि गुनहगारों या यूं कहें कि मानसिक रूप से विक्षिप्त इस पशु को, इन दरिंदों को कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि ये हमारे देश के लिए एक मिसाल बन पाए। पूरे प्रदेश भर में, देश भर में विद्रोह हो रहा है क्योंकि जिस हिसाब से वहां पर पश्चिम बंगाल में जो घिनौनी वारदात हुई है, जो बर्बरता हुई है, हर किसी की आंखों में आंसू है, हर किसी का गला बिल्कुल नम है और नम हृदयों से श्रद्धांजलि पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। जरा कल्पना कीजिए, कौन है रास्तों पर, कौन है सड़कों पर जो हमें जीवन दान देते हैं, यानी डॉक्टर, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी है। आप जरा सोचिए। और दोस्तों, ये सोचने का विचार है, हम चाहे किसी भी विभाग का कोई अधिकारी हो, हम कितने समय अपने जीवन काल में उनसे मिलते हैं, चाहे कोई वकील हो, इंजीनियर हो, कोई बड़ा से बड़ा जिला अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, कितने समय मिलते हैं हम? शायद जीवन काल में कुछ बार ही, जब हमें उनकी जरूरत होती है। लेकिन केवल चिकित्सक, केवल स्वास्थ्य कर्मी एक ऐसे विभाग होता है जहां पर हम जीवन के बाद और मरने से पहले हमें बहुत बार जाना पड़ता है वहां पर। और वही आज सड़कों पर है, वही आज अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं न्यायालय से कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। तो सबसे पहले तो ये वीडियो बनाते हुए हम मोमिता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में वो बर्बरता हुई, हम उनको वापस तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से, और जो विद्रोह हो रहा है पूरे देश में, इसके माध्यम से ये तो मैसेज जरूर दे सकते हैं, ये संदेश दे सकते हैं कि यदि अगर आप गलती करोगे तो आप कोई भी हो, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, सजा मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, हर कोई अपनी अपनी तरह से रोष दिखा रहा है, हर कोई विद्रोह अपनी अपनी तरह से दिखा रहा है। हमारी टीम ने विद्रोह सोशल मीडिया के जरिए दिखाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि देखिए दोस्तों, चाहे हम कितने भी रोष में रहें, लेकिन यदि हम आगे बढ़कर नहीं आएंगे, यदि हम किसी को नहीं दिखेंगे, सामने आकर नहीं आएंगे, तो हमारे जो वचन है, हमारे विचारों का कोई मूल्य नहीं है। ये कलयुग है दोस्तों, ये कलयुग है। और इस समय कृष्ण जन्माष्टमी भी चल रही है, तो कृष्ण भी हमें यही सिखाते हैं कि कहां पर हमें मुरली पकड़नी पड़ेगी और कहां पर हमें सुदर्शन चक्र भी उठाना पड़ेगा। यानी हमें परिस्थितियों के हिसाब से बदलना होगा। चाहे आप इसी केस को देख लीजिए, जब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे या हो रहा था वहां पर, 14 तारीख तक की बात है, तब तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने भी नहीं, वहां की सत्तारूढ़ी पार्टी तक ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वहां पर उपद्रवियों ने विद्रोह किया, उपद्रवियों ने दंगा किया, उसके बाद रोष पड़ा, रोष धीरे 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 करते हुए इतना हो गया कि आज की डेट में अपनी कुर्सी बचानी उनको भारी पड़ चुकी है। और जो ये गुनहगार है, जो ये बर्बर पशु है, इसको तक भागना पड़ रहा है। तो यही होती है बोलने की ताकत, यही होती है आगे आने की ताकत। तो यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप आगे आइए। देखिए, मैं खुद एक दवा प्रतिनिधि हूं, मैं जानता हूं और यह मैं मानता हूं। और हमने अंदरूनी रूप से, करीबी रूप से देखते हैं स्वास्थ्य कर्मियों को, उनके त्याग, उनका समर्पण, उनके मरीजों के प्रति जो स्नेह होता है, वो हम ही जानते हैं। कितने प्रेम आदर से वो रखते हैं। वो अपने परिवार को भूल जाते हैं, लेकिन अपने मरीजों को देखना उनके लिए प्राथमिकता होती है। तो हमारे संपूर्ण जितने भी हमारा विभाग है, सब में रोष है, पूरे देश में रोष है, लेकिन हम पे बहुत ज्यादा है रोष। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे, हम उस घटना के बारे में कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहते, लेकिन हम केवल ये बताएंगे कि किस प्रकार से सत्तारूढ़ी पार्टी जो है, सत्तारूढ़ी पार्टी ने क्या क्या गलतियां करी और हम क्यों आप पे कटाक्ष ना लगाएं, क्यों आप पर हम लोग आरोप ना लगाएं। आपने किया क्या? जब विद्रोह हुआ, जब विद्रोह उग्र हुआ, तब जाके आपकी आंखें खुली, नहीं तो उससे पहले तो आप बचा रहे थे दोषियों को, गुनहगारों को आप बचा रहे थे। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से दोस्तों एक बात और मैं कहूंगा, बिल्कुल खुल के कहेंगे हम लोग यहां से, मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, ना मैं किसी के ऊपर, ना मैं अपने विभाग की तरफ से कोई वीडियो बना रहा हूं। ये मेरे पर्सनल विचार है। और यदि आपको कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर कर सकते हैं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो मेरे अंदर रोष है उसे मैं प्रकट करूंगा ही करूंगा। यदि आपको ना पसंद आए, आप कुछ भी कर सकती हैं, जैसे आपने किया ही था जब 8 तारीख 9 तारीख की घटना के बाद आपने सोशल मीडिया में 280 लोगों को वहां पर, आपने जो सोशल मीडिया यूजर थे जिन्होंने ये बात ऊपर उठाई, उनको आपने क्या किया, उनके ऊपर आपने संबंध नोटिस भेज दिया, यहां तक कि एक लड़की को गिरफ्तार तक कर लिया आपने। तो दोस्तों, ये मेरी निजी भाव है, किसी संगठन की ओर से मैं नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा स्पष्ट बोलूंगा, साफ बोलूंगा। आप फ्री हैं, मैं डरता नहीं। हिमांशु कोटाला नाम है मेरा, देहरादून में रहता हूं। और यदि अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो उत्तराखंड देहरादून में रहता हूं, हिमांशु कोटाला। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊं, देखिए, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे चिकित्सक होते हैं, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चिकित्सक डॉक्टर होता है, वो अच्छे समाज से आता है, वो अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कभी भी ऐसी चीजें होती है तो डॉक्टर्स को या चिकित्सक को अच्छे घराने से आते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि किस प्रकार से रोष दिखाना है। कोई दूसरा संगठन होता है या कुछ होता तो ट्रैक्टर लगा के रोड जाम करके आगजनी करता, लेकिन यही तो विडंबना है। जब डॉक्टर्स लोग शांतिपूर्ण तरीके से कुछ भी विद्रोह करते हैं, उनको विद्रोह को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई सोचता है यार कि ये बिल्कुल सभ्य ही लोग, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती है।
यदि कोई सज्जन व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति यदि अगर अपने प्लेटफॉर्म से हट गया तो आप चाणक्य जानते हैं, चाणक्य बुद्धिमान थे, किस प्रकार से साम्राज्य तक तहस नहस कर दिया। तो चलिए बात करते हैं सीधी। दोस्तों देखिए, ये वीडियो नॉन स्टॉप बनाऊंगा मैं, एक भी टेक नहीं लूंगा इसमें। दोस्तों देखिए, पहली चीज जो एक घटना हुई, जो एक बड़बड़ता हुई है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, जो वहां प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ किस प्रकार से अभद्रता की गई है, किस प्रकार से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है 31 साल प्रशिक्षु की। देखिए, हो सकता है कि इससे मिलती जुलती घटनाएं हर जगह, हर राज्य में होती हो। अब पूर्णतः शासन में, प्रशासन में उंगली भी उठाना शायद वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये घटना कुछ चंद मिनटों की होती है, हो सकती है, लेकिन उसके बाद शासन प्रशासन किस प्रकार से हस्तक्षेप करता है, किस प्रकार से कानून निकालता है, किस प्रकार से दोषियों को पकड़ता है, यह क्या संज्ञान लेता है, आगे क्या करता है, वो ये दिखाता है कि आपकी संवेदनशीलता जो हुई है, जो अपराध हुआ है, उसके प्रति किस प्रकार से है। तो ये हो सकता है आपने यही नहीं किया, आप एक हफ्ते मौन रही, चुप रही, आपका शासन प्रशासन मौन रहा, चुप रहा, उसके बाद आप जागती हैं कब? जिस समय सारी चीजें, जब आपको हाई कोर्ट फटकार लगाता है वहां से कि आप कर क्या रही हो, सुप्रीम कोर्ट करता है, 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त 15 अगस्त की बात, जब केंद्र सरकार आती है कि आप ये कर क्या रही, तब क्या क्या आप जागती हो। तो अब हम खुल के बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में देखिए जो हालत है वो सबके सामने आ रही है, क्योंकि डेली दिन प्रतिदिन अलग अलग न्यूज आ रही है, लेकिन हम बात करेंगे कि आप क्या कर सकती थी और क्या नहीं किया, क्या वाजिब था, क्या नहीं था। तो पश्चिम बंगाल सरकार, आप पर सवाल क्यों ना उठाए जाए। दोस्तों सबसे पहले तो ये दुखद घटना की संक्षिप्त में बात करते हैं। दरअसल बात है ये लगभग 8 अगस्त को मध्य रात्रि की बात है। जो प्रशिक्षु डॉक्टर थी, उस दौरान ओलंपिक भी चल रहे थे, प्रशिक्षु डॉक्टर अपने सहकर्मियों के साथ ओलंपिक मैच, जितनी भी जानकारी मिली है, ओलंपिक देख रही थी, और उन्होंने लगभग रात्रि भोज जो उन्होंने किया वो लगभग 1 से 2 बजे के करीब किया मध्य रात्रि में। उसके बाद हर कोई अपनी अपनी जगह चल गया। एक बात और दोस्तों कहूंगा यहाँ पर कि जो प्रशिक्षु डॉक्टर्स होते हैं, यानी जो एमबीबीएस के बाद जो प्रशिक्षण लेते हैं, उनकी जो शिफ्ट होती है 18, 22, 24 घंटे चलती है। उनको विश्राम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, मतलब विश्राम करने का उन पर कोई समय नहीं मिलता उनको, लेकिन वो फिर थोड़ा बहुत कहीं पर भी अगर मिले तो थोड़ा सुस्ता लेते हैं, बस इतना रहता है उनका। तो ऐसे ही रहा, 2 बजे के करीब की बात है। डिनर करने के बाद सब सहकर्मी अपनी अपनी विश्राम स्थल चले गए, जहां पर भी वो कर सकते थे या सुस्ता सकते थे, और डॉक्टर भी आ गई अपने यहाँ। अब बात है ये 9 अगस्त सुबह लगभग 7:30, जब सभागार में वहां पर जो प्रशिक्षु डॉक्टर थी, उनका शव जो शत विषम स्थिति में वहां पर देखने गया। दोस्तों कोई अंधा भी होगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया हर किसी ने अनुमान तो देखिए लग जाता है कि किस प्रकार से वहां अंधा भी समझ जाता है कि वो क्या वहां पर वारदात हुई है। लेकिन वहां पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आती है वहां पर। तो जो पूर्व प्राचार्य उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि आपको सभागार में आने की अनुमति किसने दी, बहुत सारी चीजें हुई, सबके ऊपर कार्यवाही चल रही है अभी। ठीक है, 7:30 बजे घटना होती है। आपका सबसे पहले कर्तव्य क्या बनता है, उनके अभिभावकों को सूचना देना। आपने सूचित किया उनको लगभग 10:45 सुबह, लगभग यानी 2.5 से 3 घंटे बाद। 2.5-3 घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता था। जो जहां पर सभागार था, सभागार के बाहर का जो सीसी कैमरा था वो बंद था, वो नहीं चल रहा था। ठीक है, आपका फोन जाता है 10:45 में, आपकी तरफ से फोन जाता है उनके अभिभावकों को कि आपकी लड़की की स्वास्थ्य सही नहीं है। ठीक है, फिर आधे घंटे बाद यानी 11:20 में फिर फोन जाता है कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। ठीक है, परिजन आते हैं, परिजनों को शव या परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता है वहां पर, केवल बोला जाता है आप दूर से ही देख सकते हैं। यानी पूरे ड्यूरेशन में 7:30 बजे की घटना है, उससे पहले की भी घटना थी, और होते होते लगभग 2:30-3 बज जाती है। यानी 6-7 घंटे में आप खुद ही सोच लीजिए, किसी भी प्रकार के सबूतों को सारे के सारे नष्ट कर दिए जाएंगे, क्यों ना आप पे लगे। फिर आपकी सरकार ने जो पूर्व प्राचार्य था उसको वहां से हटा के 12 घंटे में उसका तबादला करके उसको प्रमोशन भी कर दिया। ठीक है, उसको एक नया पद दे दिया, उनको एक अच्छे से, उससे भी अच्छे जो मेडिकल कॉलेज था वहां पर। ठीक है, उसके बाद जब संज्ञान आता है, पोस्टमार्टम, उसके बाद जो भी क्रिमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, देह संस्कार, वो बहुत जल्दी करवा दिया जाता है। उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है। जब जो प्रशिक्षु डॉक्टर थे, उनके सहकर्मी, क्योंकि वो तो समझ गए थे, सहकर्मियों ने और वरिष्ठ डॉक्टरों ने जब ये मांग की कि नहीं ये हमें कुछ और लग रहा है, तब जाके आपने पुलिस को कार्यवाही के लिए बोला। फिर पुलिस आती है, पुलिस जो कमिश्नर वहां के थे विनीत गोयल जी आते हैं, और आपके स्वास्थ्य राजकीय स्वास्थ्य जो आपके सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, वो आते हैं एनके निगम जी। तो ये लोग पहुंचते हैं वहां पर। तो सर आप इतने बड़े ओहदे में बैठे हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम था कि वहां पर क्या हो गया? इतने बड़े बड़े कमिश्नर आ रहे हैं, स्वास्थ्य हेल्थ सेक्रेटरी आ रहे हैं, उनको भी कुछ मालूम नहीं। ममता जी के बाद बात जाती है, तो ममता जी कहती हैं कि इस घटना का हम संज्ञान में लेंगे और इस घटना के ऊपर जो हम होंगे कार्रवाई करेंगे, बस। उसके बाद चला जाता है मामला पूरे ठंडे बस्ते में। 9 तारीख की घटना है, 10, 11, 12, 13। अब वहां पर जो प्रशिक्षु डॉक्टर के सहकर्मी थे, धीरे धीरे करके बातचीत बढ़ती है। उसके बाद वो वहां पर धरना, विरोध प्रदर्शन दिखाने शांतिप्रिय तरीके से वहां पर बैठ जाते हैं कि विरोध प्रदर्शन करें। उसके बाद 14 तारीख की रात को
क्या होता है वहां पर, जो शांति प्रिय जो विरोध जता रहे थे डॉक्टर, उनके ऊपर आपके या 7,000 विरोधी, 7,000 हुड़दंगी जो हुड़दंग मचाने के लिए आए हैं वहां पर, या गुंडे, वो पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, सारे एविडेंस मिटा देते हैं। आप निर्माणाधीन बिल्डिंग के तौर पर आप पूरा वो तोड़ देते हैं वहां पर। आपकी पुलिस को कुछ मालूम ही नहीं होता कि 7,000 लोग कैसे आ गए यहाँ पर, मार पिटाई होती है। उसके बाद जब आक्रोश बढ़ता है, उग्र होती है, तब आती है हाई कोर्ट की बारी। जब कलकत्ता हाई कोर्ट आपको फटकार लगाती है कि आप कर क्या रहे हो, आप इसके संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता क्या क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाद पहुंचती है जो केंद्र सरकार में, और फिर आती है सीबीआई। ये आपको सब कुछ दिख रहा होगा उस समय, क्योंकि इतने कोई बेवकूफ या कोई बच्चे नहीं होते आप, लेकिन आपको सब दिख रहा था। सीबीआई की टीम आती है, जो सीबीआई के जो सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, वो आते हैं। अब उनको जब वो पहुंचते हैं तो उनका खुद का बयान है कि जो क्षेत्रीय पुलिस है वो सहयोग नहीं दे रही है, क्षेत्रीय पुलिस सहयोग नहीं दे रही है, वहां का कैमरा नहीं चल रहा है, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती है। अब आपकी क्षेत्रीय पुलिस की बात करते हैं, जो कि कह रही थी कि हमारे पास जितने भी सबूत है वो हमने हैंड ओवर कर दिए सीबीआई की, और सीबीआई कहती है कि ये जांच में हमारी सहायता ही नहीं कर रहे हैं। तो एक बात करते हैं कि क्या पता क्यों नहीं कर रहे होंगे आप। बात करेंगे हत्यारोपी की, जिसने ये घिनौना अपराध किया है, संजय रॉय की। संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस की जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसका हिस्सा बना। दरअसल ये वॉलंटियर होती है, सोशल वॉलंटियर होते हैं ये, कॉन्ट्रैक्टर बेस इनकी जॉब रहती है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर बोलते हैं इनको। आपने बहुत बार देखे होंगे, पुलिस कर्मी हमारे होते हैं, या पुलिस कर्मी या जो होमगार्ड कर्मी होते हैं, उनके साथ साथ जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, इस प्रकार के। वो कहाँ रहते थे, उनको ये केवल वॉलंटियर थे, उनकी शायद पगार होगी शायद से 12 से 15,000 इतना ही होती, लेकिन ये अपने आप को शहंशाहों से कम नहीं समझता था। पुलिस बैरिकेड में रहता था, बिल्कुल उसमें बोलते ना आनंद फानन में रहता था, बिल्कुल बादशाहों की तरह रहता था। पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ इस गुनहगार का, इस हत्यारोपी का। पॉलीग्राफी टेस्ट में इसने खुद ही कबूला है अपना गुनाह। ऐसी खबरें आई हैं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, हो सकता है वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारी खबरें और आएंगी। उसने खुद अपना गुनाह कबूला है कि हाँ, उस दिन 8 तारीख को इसने शराब पी अपने दोस्त के साथ। शराब पीने के बाद ये वहां पर रेड लाइट एरिया में गया। एक रेड लाइट एरिया के बाद ये दक्षिणी कलकत्ता में कोई दूसरे रेड लाइट एरिया में गया। उसके बाद ये आता है कॉलेज में इसने दुष्कर्म किया, दुष्कर्म के बाद इसने हत्या की, और ये वापस जाके अपने दोस्त के यहाँ ही चला गया। इसने खुद को बोला है पॉलीग्राफी टेस्ट में, अभी भी चल रहा है, कार्यवाही चल रही है। तो मुझे केवल पुलिस से ये पूछना है कि आप किसी व्यक्ति को अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं, भले ही आपकी वॉलंटियर हो, लेकिन आप कम से कम उसकी पृष्ठभूमि तो देखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, 2 बार इससे तलाकशुदा है, बीवी को इसने मारता है। ये जो इसके परिवार वाले हैं, इसके परिवार में इसकी एक सिस्टर है, वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी है। उनका खुद का बयान आया है, परिवार वालों का बयान आया है कि ये बिल्कुल दरिंदा है, हम तो अगर ये मर भी जाए इसकी बॉडी लेने भी नहीं आएंगे। इस प्रकार का इसका वहां पर इस प्रकार हर कोई मानता है इसको, इस प्रकार का इसका सारा कुछ है। यानी इतने खतरनाक व्यक्ति को जो कि जेल में होना चाहिए, उसको आपने अपने संगठन में शामिल किया हुआ है। वाह! तो आप पे सवाल क्यों ना उठाया जाए, अब आप ही बताएं क्यों ना उठाया जाए आप पे सवाल। कार्यवाही आपने की नहीं, आपने कार्रवाई बिल्कुल नहीं की। आपने क्या किया, जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी भी कभी बात है, हावड़ा ब्रिज में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो हावड़ा ब्रिज में जो विद्रोह हुआ, वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपका काम केवल इतना है, पुलिस का काम इतना नहीं होता, लाठीचार्ज करना पुलिस का काम नहीं होता। पुलिस जो कर्मी होते हैं उनको सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि यदि विद्रोह, क्योंकि आजकल का तो देखिए सारी चीजें हो चुकी हैं, यदि अगर कोई भी विद्रोह होता है, पुलिस का काम केवल होता है उसको एक माहौल देना, एक अच्छा वातावरण देना कि विद्रोही हो या कोई अपने रोष जो प्रदर्शन कर रहा हो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करे, आराम से। लाठी नहीं उठा सकते आप, और आपका दायित्व बनता है कि कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं विद्रोह हो रहा है ना, तो आप वहां पर सुरक्षा रहें। पुलिस अधिकतर तब आती है जब वहां घटना में उथल पुथल हो चुका होता है, तब पुलिस आती है केवल डंडा लेके। ये नहीं है आपका काम। आपका काम है, अगर यदि कोई अपराधी है, उसको अपराधी को न्यायालय तक पहुंचाना है, ये है आपका। आप बहुत बड़े बलवान ना बने, ऐसा कुछ है तो सरहद में जाइए आप। सरहद में नहीं जाएंगे, वहां तो हमारे आर्मी जवान है ना, वहां आपकी लाठियां नहीं चलेगी, क्योंकि वहां तो गोलियां पड़ती है सीधा। चलिए अब बात करते हैं संदीप घोष, पूर्व प्रचार, बहुत कुछ पाया। शायद वहां के सत्तारूढ़ी पार्टी, उनका ऊपर आशीर्वाद था उनको, तो देखिए उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, वो भी सवालों का तोड़ मरोड़ के जवाब दे रहे हैं पुलिस को। लेकिन अभी धीरे धीरे करके सब आएंगे, क्योंकि सुनने में तो यह भी आया कि वहां पर बहुत सारी गलत एक्टिविटियां चलती थी, गतिविधियां होती थी वहां पर, उसको भी देखेंगे। दीदी अगर ये भी नहीं है तो पश्चिम बंगाल सरकार से एक चीज और हम बात करते हैं। आपको तो आपने तो वहां प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, जब लोग भी उग्र हो गए तो आप भी उग्र हो गई थी, आप भी वहां पर आंदोलन कर रहे थे कि हम दोषियों को सजा देंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, आप राज्य की प्रथम महिला है वहां पर, पुलिस आपकी, आपका शासन प्रशासन हर कोई आपका, तो आप भी विद्रोह कर रही है क्या? ये चीज तो मेरे बाउंसर चली गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्यों वहां पर धरने। अरे आप पे तो ताकत है, सारी चीजें, आप शक्तियों का इस्तेमाल करके आप कार्रवाई कीजिए ना। आप सड़कों में निकलेंगी क्या? ये क्या बिल्कुल मजाक बना रखा आपने सड़कों पर दिखाने के लिए। तो पश्चिम बंगाल सरकार से महिलाओं और बच्चियों के यौन शोषण
के ऊपर एक और बात करते हैं, एक और सवाल उठाते हैं। यदि अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं पश्चिम बंगाल में, तो जरा बताएं आप, अभी एक बयान आया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने कहा है कि आपके जो पश्चिम बंगाल में वहां पर दोस्तों 48,600 केसेस ऐसे चल रहे हैं यौन उत्पीड़न के, जिसे पॉक्सो कहते हैं। पॉक्सो एक एक्ट है, उसके ऊपर ये सारी कार्रवाई की जाती है। जब वहां की सरकार को कहा गया कि आप 11 ऐसे फास्ट ट्रैक कोड बनाएं इन मामलों के लिए, क्योंकि इतने लंबित है मामले, आपने कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। वो सारे ऐसे क्या ऐसे ही पड़े हुए। जब आपको केंद्र सरकार ने कहा, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये निजी बयान है, आप जाकर अखबार में देख लीजिएगा, कि जब आपको 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की, इस प्रकार का विभाग बनाने की आज्ञा केंद्र सरकार ने दे दी है, तो भी आपने क्यों उसके संज्ञान नहीं लिया? आपको कुछ पड़ी नहीं है। आप इसीलिए तो बोलते हैं इतने संवेदनशील हैं आप महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण के लिए। तो इस प्रकार से आपने पॉक्सो को भी आपने वहां धज्जे उड़ाते कि नहीं। तो ये आरोप मैं ही नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप इस समय पूरा देश लगा रहा है, और आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप एक ऐसे पद में बैठी हैं कि जो आप जवाब दे आप ही हैं, क्योंकि आपके यही हुआ है इतना घिनौना काम। तो इस प्रकार से देखिए सवाल बहुत सारे हैं कि किस प्रकार से वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक ने तो यहां तक ही बयान दे दिया था कि यदि आप सत्तारूढ़ी पार्टी के पसंदीदे नहीं हैं, तो हो सकता है आप कल के समय आप जीवित रहें भी या ना रहें। इस प्रकार के कटाक्ष लग रहे हैं। बहरहाल देखिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन यदि हम बात करें तो हमारा तहे दिल से गुजारिश है इस सोशल मीडिया वीडियो के, यदि अगर ये वीडियो पोस्ट होती है इधर उधर, तो हम केंद्र सरकार से और न्यायालय से, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उनसे हम लोग अपील करेंगे, दरख्वास्त है, गुजारिश है, और मेरी ही नहीं हमारे माध्यम से लगभग बहुत से लोगों की होगी जो अपनी बात हो सकता है शायद नहीं रख पा रहे हो सोशल मीडिया में, कि कृपया करके देखिए इस प्रकार की जो घिनौनी वारदातें होती हैं इस पर आपको अंकुश लगाना ही लगाना होगा। और आज के तो बयान में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी बिल्कुल ये कहा है कि बहुत हो गया। उन्होंने भी अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि बहुत हो गया है। तो हर कोई इससे स्तब्ध है, इस घटना से, और हर कोई चाहता है कि महिलाओं और जो बाल यौन शोषण होता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों मैं एक बात और कहूंगा, देखिए हर घर में कुछ ना कुछ चीजें कभी कभार देखिए नोक-झोंक हर किसी के यहाँ चलती है, हमारे यहाँ भी चलती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से मेरे बिल्कुल अत्यंत प्रिय लोग भी होंगे जो इस मैसेज को देखेंगे, तो वो क्या बोलने वाले हैं मैं ये बोल रहा हूं। पहले घरों में जो नोक-झोंक होती है वो ठीक है, चलती है, और यदि वो उसे शोषण नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो यदि आप अच्छी चीज के लिए घर वालों को समझा रहे हो, सिखा रहे हो, तो अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में उनके ही काम आएंगी। उनको शोषण नहीं बोलते हैं कि वो घर में उसने ऐसा बोल दिया। यदि आप अगर सही तरीके से बोल रहे हो और फायदे की बात कर रहे हो, उसको शोषण नहीं बोलते। शोषण कैसे होता है? जैसे अभी हो रहा है। तो हमारा ये नैतिक दायित्व होगा, और ये नैतिक दायित्व हम सभी को लेना होगा। हम समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं, हम ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी होगी कि एटलीस्ट हम महिलाओं का सम्मान करें। यौन शोषण जो बच्चों का होता है, यदि अगर हमें दिख रहा है इस प्रकार की कोई घटना होते हुए, तो हमें आगे आना होगा, हमें वहां पर उनको बोलना होगा, और अपराधियों को सजा भी देनी होगी। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और अब तो गुजारिश है, हमारी अपील जो है हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कर दी है, महामहिम ने कर दिया, उनसे ऊपर कौन क्या होगा। तो ये है। साथ ही एक गुजारिश और है हमारी केंद्र सरकार से कि स्पेशली बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी और जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए आप विशेष ऐसे कायदे कानून बनाएं जो उनकी सुरक्षा करें। देखिए मैं एज अ दवा प्रतिनिधि ये बात कर रहा हूं कि होता क्या है, आप उम्मा देख लीजिएगा 99% केसेस में जब मरीज बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब होती है तभी हम उसे अस्पताल में लेके जाते हैं। और ये बात ना बिल्कुल अपने दिल से सोच के बताना, जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब किसी मरीज की होती है तब अस्पताल में लेके जाते हैं। अस्पताल में पहुंचते ही जो तीमारदार होते हैं वो ये समझते हैं कि बस अब तो एक इंजेक्शन में सही हो जाएगा मरीज। और यदि अगर मरीज नहीं सही हो पाता है तो नोकझोंक होती है, और कभी कभार तो तीखी टकरार भी हो जाती है चिकित्सक और जो तीमारदार होते हैं उनके बीचों बीच। ये अमूमन देखा गया और आपने भी बहुत बार देखा होगा, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है भैया? आप क्या मरीज को पहले लेके आए या संजीवनी कोई घोल के दे देंगे चिकित्सक? थोड़ा समय लगता है हर चीज को जाने में, लेकिन तीमारदार क्या कहता है जो मरीज के साथ आता है, नहीं अब तो डॉक्टर के पास आ गए, सारी जिम्मेदारी डॉक्टर की है। ऐसी बात आपने तब क्यों नहीं सोची थी जब आप मरीज आपके बिस्तर में पड़ा हुआ था? तभी भी तो आप सोच सकते थे ना। आप तो उसको लेके तब आए जब बिल्कुल आपको लग रहा कि बहुत ज्यादा हालत खराब हुई। तो गुजारिश है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कि इस प्रकार के कायदे कानून जरूर लेके आए अस्पतालों के लिए, तभी जाके चिकित्सक जो अपना काम है सेवा बिल्कुल निस्वार्थ से तो देते ही देते हैं, लेकिन बिल्कुल निडर होते हुए भी अपनी सेवाएं देंगे। तो ये बिल्कुल दरख्वास्त है। साथ साथ में मेरी एक निजी राय ये भी रहेगी कि जो यौन शोषण होते हैं, इनके जो अपराध होते हैं, बहुत बार क्या होता है कि अपराधियों तक, या क्योंकि ऐसे संगठन, ऐसे समाज भी हैं, ऐसा वर्ग भी है समाज का जो शायद इतना ज्यादा मतलब इतना उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। ऐसा तबका भी होता है जो शायद इतना पढ़ने लिखने का इस प्रकार का कोई उनको समय नहीं रह पाता। तो उनके लिए हम जो कलाकार होते हैं, हमारे जो क्षेत्रीय कलाकार होते हैं, उनसे क्यों ना नुक्कड़ नाटक करवाए जाए। नुक्कड़ नाटक जब करेंगे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में ऐसे समुदाय शायद ज्यादा रुचि रखते हैं, वो आ जाते हैं। तो यदि कोई कानून बनाए तो इस प्रकार से नुक्कड़ नाटक के जरिए उनको ये बात तक पहुंचा दे कि यदि अगर आपने ऐसी कुछ करने की सोची भी तो ऐसी सजा का प्रावधान है। क्योंकि नुक्कड़ नाटक बेस्ट होते हैं। नुक्कड़ नाटक में आप उनको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं और आप एक कलाकार के थ्रू माध्यम से दे रहे हैं। तो ये मेरा निजी सुझाव है आप सभी के लिए। तो एक बार और आप जो हमारे दिव्यात्मा है मोमिता देवनाथ, तो उनको हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देंगे। हमारे सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूब घोटाला केदार की तरफ से, संपूर्ण परिवार की तरफ से हमारे,
क्योंकि देखिए ये इतनी बड़ी ऐसी हानि हो गई है और ऐसी चीज़ हो गई है कि इसके लिए आप शब्द ही हैं हम लोग। लेकिन बस आप सभी से गुजारिश है कि आप जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका सम्मान कीजिए। वो भगवान रूप में होते हैं और हमारे कर्तव्य होता है कि उन्हें हम भगवान रूप में ही देखें।